राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक संतानहीन राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा सूरजमल सिंह थे। उनके दो रानियां थी, लेकिन राजा की संतान नहीं थी। संतान तो पैदा होती थी, लेकिन पैदा होते ही संतान मर जाती थी। इस कारण राजा बड़े परेशान रहते थे। आज फिर रानी की जो जचगी का समय था। राजा बहुत ही बेचैन जो इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही राजमाता भी आई और वह आकर कहने लगी, बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। राजा कहते हैं, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलती कर दी? मैं प्रजा का इतना ख्याल रखता हूँ, दान धर्म पुण्य सब करता हूँ, साधु सन्यासियों की सेवा करता हूँ, सब धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो मैं नहीं करता? फिर कुछ देर शांत रहने के बाद राजा बोले, पर ऐसा क्यों कि मुझे खुशी ही नसीब नहीं हो रही? ऐसा मेरे भाग्य में क्या है? तब रानी माँ जो राजमाता थी कहती हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम धीरज रखो। मैं जानती हूँ एक ना एक दिन भगवान अवश्य तुम्हारी सुनेगा। इतने में ही दाई आ जाती है। सूर्य प्रताप सिंह जो उनकी तरफ देखते हैं, उनका चेहरा देखते ही राजा समझ जाते हैं कि जरूर कोई अप्रिय खबर लेकर दाई आई है। फिर भी कुछ अच्छी खबर पाने की इच्छा मन में दबी हुई थी, इसलिए उन्होंने दाई के जवाब का इंतजार किया। दाई बस इतना ही कहती है कि इस बार भी वही हुआ। राजा बहुत जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, निकल जाओ यहाँ से, यह खबर सुनने के लिए नहीं बुलाया था तुम्हें। रानी माँ कहती है, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? यह तो सब भाग्य का खेल है। वह दाई माँ से पूछती हैं कि क्या हुआ दाई माँ? तो दाई माँ कहती हैं, रानी साहिबा चंद्रभागा का बेटा भी पेट में ही खत्म हो गया। 6 मास का बच्चा भला कैसे बचता? रानी माँ कहती हैं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या और क्यों हो रहा है। दोनों रानियों के बच्चे जन्म से पहले ही खत्म क्यों हो जाते हैं? अब राजा सूर्य प्रताप सिंह सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। दाई माँ कहती है, यह सब तो भाग्य का खेल है। तभी तो 8वीं बार भी यही हुआ। और उनके मुंह में जो शब्द रुक जाते हैं। राजा सूर्य प्रताप सिंह चिल्लाकर कहते हैं, क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या हमारे भाग्य में संतान नहीं है माँ? यही वजह से इसी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। दाई भी डरती डरती कहती है कि जान बख्श दो राजा साहब, हमें माफ कर दीजिए। फिर अटकलें लगाते लगाते कहती है कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मैं तो यह कह रही थी शायद हमारी दोनों रानियों के भाग्य में संतान नहीं है। राजा सूर्य प्रताप सिंह गुस्से में बोलते हैं, निकल जाओ तुम यहाँ से। दाई तुरंत वहां से निकल जाती है। उसके बाद मायूस होकर राजा अपनी रानी माँ से कहते हैं, माँ देखो अब छोटे लोग भी मुझे यह सब कहने लगे हैं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजमाता राजा को समझाते हुए कहती है, तुम नहीं, अब जो करना वह मैं करूंगी। कल ही कुलगुरु और राजगुरु दोनों को बुलवाती हूँ और कोई उपाय पूछती हूँ। नीलम तालाब के पास एक पत्थर पर बैठी हुई थी, पानी के साथ अटखेलियां कर रही थी। पीछे से कमली ने आकर उसे टोका, अरे क्यों नीलम, आज फिर चाची से डांट खाई है? एकदम से नीलम के मुंह से निकला, तुम्हें कैसे पता लगा? कमली ने कहा, मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे चलेगा? तुम्हारी बचपन की सखी हूँ, तुम्हारी हर आदत जानती हूँ। तुम जब भी उदास होती हो तो यहाँ आ जाती हो। नीलम पूछती है, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? तब कमली कहती है, अरे तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं है, और बेचारी दादी के बारे में तो सोचा कर। आई थी तुम्हें ढूंढते हुए और उन्हें अपने घर बैठा कर तुम्हें लेने आ गई हूँ। तो नीलम कहती है, तुम्हें दादी ने भेजा है? तो वह कहती है, वो दादी को कैसे भूल गई? अपने सिर पर हाथ मारकर कहती है, चलो कमली हम चलते हैं। नीलम बहुत ही साधारण सकल सूरत की लड़की थी। नाटा सा कद था, फूली सी नाक, दिखने में भी बिल्कुल साधारण सी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं।
और जो दादी थी वह नीलांजना को बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि नीलम के माँ बाप बचपन में ही भगवान के पास चले गए थे। चाचा चाची के घर बोझ की तरह रह रही थी। दिन रात उनके ताने उसे नस्तर की तरह चुभते थे। उन्हें सुनते हुए ही नीलम बड़ी हुई थी। वह भी दादी का प्यार था जो उसके घावों पर मलहम का काम करता था। कमली के घर पहुंचकर नीलम ने दादी के गले लग गई, पर दादी गुस्सा थी उससे और कहने लगी, कमली की माँ देखती हो कहाँ है पंडिताइन, मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ, तू बोल दे इससे कि घर चली जा और चाची रास्ता देख रही है इसका। नीलम अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली, दादी मुझसे नाराज हो क्या? दादी कुछ नहीं बोली। नीलम फिर कहती है, दादी मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। दादी उसे गले लगाती है और कहती है, कभी ऐसी बात मत करना। इस पर कमली कहती है, अरे दादी एक दिन तो इसे जाना ही है। कहाँ? सब एक साथ पूछते हैं। तो कमली कहती है, अरे बाबा एक दिन तो इसे ससुराल जाना ही है। नीलम उसके पीछे कमली की बच्ची कहकर दौड़ने लगती है। दादी भी अब पंडिताइन से कहती है कि मैं एक काम से भी तेरे पास आई थी पंडिताइन। कमली की माँ, तुम जो अपने पंडित जी से पूछना और अपनी साड़ी के नीचे से जो पल्लू की तरफ एक तरफ बांध रखा था एक कागज निकालती है और कमली की माँ को देते हुए कहती है कि यह नीलम की कुंडली है, जरा पंडित जी को दिखाकर पूछना इसके विवाह का योग है कि नहीं। फिर आंखों में आए आंसुओं के पहुंचते हुए कहती है, छोरी ब्याह लायक हो गई है, इसके चाचा चाची को तो इसकी फिक्र ही नहीं है। कमली की माँ कहती है, अम्मा तुम परेशान मत हो, मैं रात को ही कमली के पिताजी से इसकी कुंडली दिखा दूंगी। और कमली के साथ उसकी दादी और नीलम तीनों वहां से चली जाती हैं। रात को पंडिताइन जी जब खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं तो पंडितानी जी पंडित जी को नीलम की कुंडली दिखाती है। नीलम की कुंडली देखकर पंडित जी गहरी चिंता में डूब जाते हैं। पंडिताइन उनसे पूछती है, आपने बताया नहीं कब होगी नीलू की शादी, कुछ योग है कि नहीं अभी? ऐसा करिए आप ही उसके लिए कोई लड़का देख लीजिए, बेचारी अनाथ है, अच्छा घर वर मिल जाएगा, और क्या चाहिए। उसकी दादी भी बहुत परेशान रहती है बेचारी, उसका भी बुढ़ापा चिंता रहित हो जाएगा। पंडित जी कुछ नहीं बोले तो पंडिताइन फिर बोली, आप कुछ बोलिए तो सही, कुछ बताइए तो सही। पंडित जी कहते हैं, अरे बताता हूँ भाग्यवान, जरा समय तो दो। फिर वे थोड़ी देर बाद कहते हैं, बड़ी अद्भुत कुंडली है नीलम की, बहुत ही कम होती हैं ऐसी कुंडलियां, सभी शुभ ग्रह अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, राजयोग की कुंडली है इसकी, बहुत ही जल्द इसका भाग्य बदलने वाला है और विवाह का तो प्रबल योग है और अभी होगा, शायद कुछ ही दिन है। पंडिताइन कहती है, राजयोग? अरे वाह, पर अभी तो नौकरों जैसा जीवन जी रही है, अपने चाचा चाची की दया पर पलती है बेचारी। पंडित जी कहते हैं, वही तो दोष है इसकी कुंडली में। पंडिताइन जी फिर पूछती हैं, मतलब मैं समझी नहीं। पंडित जी कहते हैं, वैसे तो सुख और दुख नदी के दो किनारे जैसे हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते, दुख होता है तो सुख नहीं, सुख होता है तो दुख नहीं, पर इसकी कुंडली में सुख के साथ साथ दुख भी अपनी जगह बनाए बैठा है। पंडिताइन दुखी होकर बोली, फिर क्या होगा? पंडित जी कहते हैं, अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह तो जीवन की सच्चाई है, दुख सुख तो लगा ही रहता है। तुम तो जो नीलम की अम्मा को खुशखबरी दे देना कि विवाह का प्रबल योग है और घर बैठे रिश्ता आ जाएगा। पंडिताइन भी खुश हो जाती है और कहती है, मैं कल सुबह ही अम्मा को बता दूंगी। पंडित जी भी गहरी सोच में डूब जाते हैं। इधर राजमहल में रानी माँ है वह कुलगुरु और राजगुरु दोनों को बुलवा लेती है। कुलगुरु कहते हैं, रानी माँ हमने पहले ही बता दिया था, दोनों रानियों की कुंडली में कोई दोष नहीं है, उन्हें संतान का योग है, और जो दोष है वह तो राजा जी की कुंडली में है। उनके सभी ग्रह विपरीत घर में बैठे हुए हैं और दोनों रानियों से मेल नहीं खाते, इसलिए संतान होने के योग तो बनते हैं मगर संतान प्राप्त नहीं हो पाती।
रानी माँ कहती है, इसका कुछ तो उपाय होगा, आप बताइए। हम कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हैं जिससे हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हमें मिल सके। तो कुलगुरु कहते हैं, रानी माँ, इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि यह दोष दूर हो जाए। तो रानी माँ निराश होकर कहती है, तो क्या हमारा सूर्य प्रताप सिंह निर्वंश रहेगा? राजगुरु कहते हैं, बस एक यत्न हो सकता है रानी माँ, हम राजा जी का विवाह ऐसी कन्या से कर दें जिसके सब ग्रह सही जगह पर बैठे हों, जिससे कि दोनों की कुंडलियां मेल खा जाएं और राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाए। रानी माँ चौंक कर कहती है, क्या एक और विवाह? सूर्य प्रताप सिंह इसके लिए तैयार नहीं होगा। वो तो चंद्रप्रभा के साथ विवाह करने को बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था, पहले ही साफ मना कर दिया था, फिर उसकी सुंदरता देखकर ही हामी भर दी थी। राजगुरु कहते हैं, पर रानी माँ, हमने सब तरह से गणना करके देख ली है, इसका केवल एक यही उपाय है। रानी माँ कहती है, पहले तो राजा तैयार ही नहीं होगा, और अगर सूर्य प्रताप सिंह तैयार भी हो गया तो ऐसी लड़की ढूंढेंगे कहाँ? कुलगुरु कहते हैं, इसके लिए मुश्किल तो होगी, पर आप चिंता न करें, अभी पूरे राज्य भर के पंडितों को इकट्ठा करके कह देता हूँ कि ऐसी कुंडली वाली लड़की किसी की नज़र में आए तो तुरंत हमें बताएं। राजमाता गहरी सांस लेकर कहती है, आप उस लड़की को ढूंढिए और राजा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। राजमाता राजा को अपने कमरे में बुलवाती है। राजा आकर कहते हैं, रानी माँ, आपने हमें बुलवाया? तो रानी माँ कहती है, हाँ बेटा, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो राजा कहते हैं, कहिए माँ। तो माँ कहती हैं, रानी माँ की पहले वादा करो, हमारी बात आप मानोगे। तो रानी माँ, राजा कहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारी तो जान भी आप ही के लिए हाजिर है, आप जो कहती हैं हम वह मानते ही हैं। राजा अपनी रानी माँ को समझाते हैं। तो रानी माँ कहती है, मगर यह बात अलग है, आपको हमसे वादा करना होगा। रानी माँ कहती है कि आप एक और विवाह कर लो। तो राजा कहते हैं, रानी माँ, आप जानती हैं हम और विवाह नहीं करना चाहते। तो रानी माँ समझाती हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी कुंडली दिखाई और कुलगुरु का भी यही कहना है कि तुम तीसरा विवाह करोगे तो तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, पर मैं और विवाह नहीं करना चाहता, राजा ने कहा। तो रानी माँ कहती है, बेटा, तुम नहीं चाहते कि हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे राजघराने को उत्तराधिकारी मिले? तब राजा कहते हैं, माँ, क्यों नहीं, यह तो हम चाहते ही हैं कि हमारा बेटा ही हमारे बाद राज्य संभाले। पर माँ, बेटा, तुम्हारी यह इच्छा तो तुम्हारी शादी करने से ही पूर्ण होगी। रानी माँ कहती है, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी और तुमने मुझसे वादा भी किया है। आखिरकार राजा थक हार कर कहते हैं, ठीक है रानी माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। और वे वहाँ से चले जाते हैं। रानी माँ उन्हें जाते देखती रहती है और मन ही मन सोचती है कि तुमने यह फैसला मेरी वजह से लिया है, दिल से तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है यह विवाह करने की। दूसरे दिन कुलगुरु महामंत्री को कहकर राज्य के सभी पंडितों को बुलवा लेते हैं और वह उन सभी पंडितों को कहते हैं कि आपकी नज़र में किसी ऐसी लड़की की कुंडली है क्या जिसके सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर बैठे हों और वह विवाह के योग्य हो? आप लोग हमें जरूर बताएं, हमें ऐसी लड़की की तलाश है। यदि राजा सूर्य प्रताप सिंह की शादी ऐसी लड़की से कर दी जाए तो राज्य खुशहाल हो जाएगा और हमारे राज्य को नया उत्तराधिकारी भी मिलेगा। कमली के पापा पंडित जी थे, वे खुश हो जाते हैं। वह कुलगुरु से कहते हैं, कमाल की बात है, कल रात को ही मेरे पास ऐसी कुंडली आई थी, अभी भी है वह कुंडली मेरे पास। हमारे गांव की ही लड़की है नीलम, जिसकी कुंडली इसी तरह की है जैसा आप चाहते हैं। कुलगुरु कहते हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है, आप दिखाइए हमें वह कुंडली। कुलगुरु कुंडली को लेकर जो कुलगुरु को दिखाते हैं पंडित जी, कन्या जरूर राज्य पर आए संकट को दूर करेगी। वह नीलम की कुंडली को ध्यान से देखते हैं, फिर राजगुरु से कहते हैं, देखो, भगवान भी हमारी सहायता कर रहे हैं,
वह भी चाहता है कि हमारे राजा जी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। इतने में राजमाता आ जाती हैं और वे कहती हैं, कुलगुरु जी आप बहुत तल्लीनता से कुंडली को देखिएगा, मैं इस बार कुछ भी खतरा नहीं उठाना चाहती। कुलगुरु कहते हैं, राजमाता आप निश्चिंत रहिए, मैंने बहुत तसल्ली से कुंडली को देखा है, सब ठीक है। और वे पंडित जी को कहती हैं कि ठीक है, आप इसके घर वालों से बात करिए। पंडित जी कहते हैं, वह तो बहुत ही गरीब लोग हैं, लड़की तो बहुत ही साधारण है, उसके माँ बाप भी नहीं है, चाचा चाची की दया पर अपनी जिंदगी काट रही है, तो वह राजसी तरीके तो नहीं जानती। तो रानी माँ कहती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस यही चाहत है कि उस लड़की की शादी हमारे बेटे से हो जाए। पंडित जी आप तुरंत जाइए उसके घर और उसके घर वालों से बात कीजिए। राजमाता ने जो पंडित जी को कहा, और क्या बात करनी है, आप तो उनसे कह दो कि इस लड़की को राजा के लिए पसंद कर लिया गया है, वे मना क्यों करेंगे। फिर राजा जो राजमाता ताली बजाकर नौकरों को बुलाती है, वो लोग एक बड़ा सा थाल लेकर आते हैं, जिसका कपड़ा रानी माँ उठाती है। उसे देखकर पंडित जी की आंखें जो चमक जाती हैं, उसमें बहुत से जवाहरात हीरे मोती रखे थे जो रेशमी वस्त्र से ढके हुए थे। वे पंडित जी को कहती हैं, आप ये सौगात उस लड़की के घर वालों को दे देना। इधर पंडित जी नीलम की दादी से कहती है पंडिताइन कि अम्मा आप तो लड्डू खिलाओगे और नीलम की शादी की तैयारी चालू कर दो। पंडित जी ने कहा है कि नीलम की शादी के योग प्रबल हैं और अभी इसी महीने में उसकी शादी हो जाएगी। यह सुनकर दादी बहुत खुश होती है और पंडिताइन से कहती है, क्यों नहीं, लड्डू तो तुझे खिलाऊंगी। पंडिताइन कहती है कि पंडित जी कह रहे थे कि एक बहुत बड़े घर में जो नीलम की शादी होगी राजयोग है। अम्मा हमारी नीलम को जो कोई भी दुख नहीं रहेगा, बहुत दुख सह लिए उसने। तो दादी कहती है कि मेरी नीलम के तो भाग जाग जाएंगे अगर मेरी बेटी की किस्मत अच्छी निकल गई तो। इतने में नीलम की चाची हाथ नचाते हुए कहती है, वाह पंडिताइन जी, तुम तो राजयोग ऐसे कह रही हो जैसे इस मनुष्य से शादी करने कोई राजा ही आ जाएगा। दादी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगती है। वे कहती हैं, तुझे क्यों जलन हो रही है, हाँ कान खोल के सुन ले, राजा ही आएगा मेरी नीलम से शादी करने। चाची कहती है, मैं भी तो यही चाह रही हूँ अम्मा जी, जल्दी से जल्दी इसका ब्याह हो जाए और यह मनहूस हमारे घर से जाए। इस बदसूरत से शादी करेगा कौन, हमारे घर पर कुंडली मार के बैठी हुई है। मेरी रूपा को देखो कितनी सुंदर है, नीलम से 2 साल छोटी है और अभी से रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। अम्मा कहती है, बहू जरा ढंग से बोलो, बहुत सुंदर है मेरी नीलम भी, कोई कमी नहीं है नीलम में। और चाची पल्लू से अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। दादी कहती है, और वह कौन सी तुम्हारी छाती पर बैठकर मूंग दल रही है, दिन भर तो कोल्हू के बैल की तरह घर के सारे कामों में लगी रहती है और तब जाकर उसे 2 समय की रोटी मिलती है। दरवाजे की ओर में खड़ी नीलम यह सब बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप होते तो मुझे भी कोई प्यार करता। दादी नीलम को रोते हुए देख लेती है और उसके पास जाकर बोलती है, मत रो बेटी, मैं हूं ना तुझे प्यार करने वाली, तो क्यों इतनी बातें सुनती है। दादी के प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरती है और कहती है, मेरी बच्ची अब कुछ ही दिन की मेहमान है इस घर में, मुझे भी भर के प्यार करने दे जी भर के, फिर ससुराल चली जाएगी तो कब मौका मिलेगा। नीलम कहती है, नहीं दादी, मुझे ससुराल नहीं जाना, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। दादी कहती है, बेटी यह तो दुनिया की रीत है, एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है, देखना तुझे वहां पर इतना प्यार मिलेगा कि तू यह सब दुख दूर हो जाएंगे तेरे, सब भूल जाएगी। नीलम कहती है, दादी मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है। इधर रानी माँ जो राजा के पास आकर कहती है कि बेटा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली, कुल गुरु ने जिस तरह की लड़की के बारे में बताया था वह लड़की हमें मिल गई। राजा कहते हैं, इतनी जल्दी मिल गई। तो रानी माँ कहती है, हाँ इतनी जल्दी मिल गई, भगवान भी हमारे साथ है, वह भी चाहते तुम्हारी शादी हो। इस पर राजा जो अपनी माँ से कहते कहते रुक जाते हैं
और फिर कहते हैं, रानी माँ अब अब कुछ नहीं, जल्दी से है तुम्हारी शादी की तो करा दीजिए। रानीवास में रानी चंद्रभागा और रानी प्रभावती दोनों बातें कर रही थी। दीदी आपको पता है अब तीसरी भी आने वाली है। प्रभावती कहती है, हाँ सुना तो है मैंने भी। चंद्रभागा कहती है, मगर राजा साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारी संतान बच नहीं रही है, इसमें हमारी क्या गलती है, हैं? हमारी गलती थोड़ी ही है, इसमें उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था। प्रभावती कहती है, चंद्रभागा हम जो रानियों की किस्मत ही ऐसी होती है, पता नहीं राजा कब दूसरी रानी ले आता है, कभी युद्ध में जीत के, कभी मित्रता के रूप में, कभी उसे कोई पसंद आ जाती है। हम रानियों को तो यह सहन करना ही पड़ता है। चंद्रभागा कहती है कि मुझे तो डर लग रहा है, अगर वह बहुत सुंदर हुई तो राजा जी का तो हमसे मोह भंग हो जाएगा। प्रभावती कहती है, यही तो होता है, जब तुम आई थी तब राजा जी मुझे बिल्कुल ही भूल गए थे, अब इतने समय बाद कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं। चंद्रभागा परेशान हो जाती है, उसे लगता है अब उसकी भी हालत प्रभावती जैसी होने वाली है। उधर कमली नीलम को चिढ़ा रही थी, नीलम अब तो तू चली जाएगी, फिर मैं रूपा से ही दोस्ती कर लूंगी। नीलम उदास होकर कहती है, कमली तू मुझे भूल जाएगी। कमली उसे गले लगाकर कहती है, नहीं रे पागल, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। बापू से कहूंगी जहाँ तेरा विवाह हो रहा है वहीं मेरा भी विवाह करा दे। और फिर दोनों हंसने लगती हैं। फिर नीलम थोड़ा गंभीर होकर कहती है, कमली मेरा पति मुझे प्यार तो करेगा ना। कमली कहती है, तू ऐसा क्यों कह रही है। नीलम उदास होकर कहती है, क्योंकि कमली मैं सुंदर नहीं हूं ना। पंडित जी जो नीलम के चाचा के घर राजा के द्वारा भेंट लेकर गाजे बाजे के साथ आते हैं, बाजे की आवाज सुनकर आसपास के और नीलम के घर के सभी लोग बाहर निकल आते हैं। सबको लगता है किसी की बारात आ रही है, और गांव में अक्सर यही होता है, सभी लोग घरों के बाहर निकलकर बारात देखने लगते हैं और बच्चे तो बारात के साथ नाचने लगते हैं। जब सब पंडित जी को लाव लश्कर, हाथी घोड़े और सैनिक और डोली के साथ देखते हैं तो सबको बहुत आश्चर्य होता है। पर जब पंडिताइन देखती है कि पंडित जी घोड़े पर बैठकर गाजे बाजे के साथ डोली लेकर आ रहे हैं तो वह अपना माथा पीट लेती है और बोलती है, अरे मेरी मैया, यह क्या हुआ, पंडित जी को बुढ़ापे में दूसरा विवाह कर लाए क्या, मेरे तो भाग ही फूट गए। और वह रोने लगती है। आसपास की महिलाएं उसे ढांढस बंधाती हैं। नीलम और कमली का घर पास पास में ही था। पंडित जी वहीं रुकते हैं और घोड़े से उतरते हैं तो पंडिताइन दौड़कर उनके पास जाती है और उनके सीने पर मुक्के से प्रहार करती हुई विलाप करते हुए कहती है, यह क्या किया आपने। फिर कटे वृक्ष की भांति जमीन पर गिर जाती है। पंडित जी उसे उठाकर कहते हैं, अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। पंडिताइन रोती रहती है और वह कहती है कि वह बात ही नहीं सुनती है। तो पंडित जी तेज स्वर में बोलते हैं, भाग्यवान पहले मेरी बात तो सुनो। पंडिताइन चुप हो जाती है। पंडिताइन कहते हुए कि क्या हुआ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं विवाह करके आया हूँ। अरे मेरी भाग्यवान, यह नीलम के लिए रिश्ता आया है क्या, पंडिताइन के मुंह से निकलता है। और सब लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह जाते हैं। उसके बाद चाची भी पंडित जी के पास आ जाती है और कहती है, सब नीलम के लिए किसने भेजा है और क्यों भेजा है। पंडित जी कहते हैं, हमारी राजमाता ने भेजा है, ये नीलम को, क्योंकि नीलम को महारानी बनाना चाहती हैं वे। यह सुनकर चाची गस खाकर गिरते गिरते बची। वो तो चाचा से आकर उन्होंने थाम लिया, नहीं तो वह सिर ही उनका फट जाता। फिर वह कहती हैं, क्या यह हाथी घोड़े हीरे जवाहरात डोली सब नीलम के लिए, राजा जी उससे शादी करना चाहते हैं। और फिर चाची मुंह बनाकर कहती है, उससे, उस बदसूरत से शादी करना चाहते हैं वे। चाचा कहते हैं, पंडित जी क्या बात कर रहे हैं आप। तो पंडित जी कहते हैं, चलो भाई घर के भीतर चलो, सारी बातें बताता हूँ। सब नीलम के घर के भीतर आ जाते हैं और जो लोग भीतर नहीं आ पाते वे नीलम के घर के आसपास इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने छत्ते को घेरे रखती हैं। और बच्चे, उन्हें तो नया खेल मिल गया, वे लोग हाथी घोड़ों को देखने लगते हैं। उनके लिए पहला अवसर था जब गांव में पूरा लश्कर ऐसे आया था।
नीलम और कमली इस बात से बेखबर तालाब के किनारे बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। पंडित जी सारी बातें जो नीलम के चाचा को बताते हैं और कहते हैं हमारी नीलम के तो भाग खुल गए, राजा जी का रिश्ता घर बैठे आया है और यह सब भेंट आप लोगों और नीलम के लिए रानी माँ ने पहुंचाई है। हम सब लोगों को विवाह के लिए राजमहल बुलाया है। दादी कहती है पर राजा जी की पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं। तो चाची कहती है कैसी बात कर रही हो अम्मा, राजा लोग तो शादियां करते ही रहते हैं। आप तो यह सोचो नीलम रानी बनेगी, राजमहल में रहेगी। दादी दबी सी जुबान में कहती है पर राजा की उम्र भी तो, पर वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। चाची कहती है पागल हो गई है यह बुढ़िया तो। चाचा उसे घूर कर देखते हैं तो चाची तुरंत संभल के बोलती है अरे अम्मा, विवाह में लड़के की कौन सी उम्र देखी जाती है, आप तो बस शादी की तैयारियां करो। चाचा और पंडित जी भी उसकी बात का समर्थन करते हैं। दादी कहती है पर उन्होंने हमारे नीलम को देखा भी नहीं है। पंडित जी कहते हैं देखने और दिखाने में क्या होता है, नीलम की कुंडली ही इतनी जबरदस्त थी कि रानी माँ ने आगे आकर उसका हाथ मांग लिया। फिर दादी चुप हो गई। राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। तरह तरह की रोशनियां जगमगा रही थी और रानीवास में तो रानी चंद्रभागा का दिल जार जार रो रहा था। वह उसे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि राजा जी को वह तीसरी रानी के साथ कैसे बांटेगी। वह सोचती है राजा जी मुझे भूल जाएंगे। फिर वह कांच में अपने चेहरे को देखती है और कहती है मैं सुंदर हूँ, पर वह हूर की परी हुई तो। फिर वह अपने चेहरे पर पाउडर की परत चढ़ाकर इटलाकर कहती है मुझसे सुंदर कोई नहीं। इतने में दासी आकर कहती है रानी साहिबा, राजा जी पधार रहे हैं। चंद्रभागा बहुत खुश हो जाती है। वह अपने वस्त्र और गहनों को सही करती है और पलंग पर बैठ जाती है। राजा आते हैं और कहते हैं रानी जी अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। जो चंद्रभागा कहती है ठीक है राजा साहब, मगर राजकुमार के बच नहीं पाने का गम दुखी कर देता है। राजा कहते हैं हाँ रानी जी, हमें भी अपने राजकुमार के खोने का गम है, पर क्या करें, ईश्वर को यही मंजूर था। वह हमारी गोद में पता नहीं कब भरेगा। चंद्रभागा राजा जी के पास खिसक जाती है और उनकी गोदी में अपना सर रखकर कहती है ईश्वर चाहेंगे तो बहुत ही जल्दी नन्हा सा राजकुमार हमारी गोद में होगा। राजा कहते हैं हम भी ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं, पर यह हमारी सुनते कहाँ हैं। फिर चंद्रभागा कहती है आप तीसरी शादी क्यों कर रहे हैं। राजा साहब कहते हैं हम तो नहीं करना चाह रहे थे, पर रानी माँ का हुक्म है तो हमें तो मानना ही पड़ेगा ना। रानी माँ के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते। तो रानी माँ ने कहा है और हमसे वादा भी लिया है, इसलिए हम अपने वादे से बंधे हुए हैं। उधर नीलम और कमला जब घर आती हैं तो इतनी चहल पहल और हाथी घोड़े देखकर हैरान रह जाती हैं। कमली कहती है यह क्या हो गया, हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। नीलम कहती है अरे नहीं रे, वह देख अपना ही तो गांव है। वह लोग देखती हैं पूरा गांव सामियाने से सजा है, मैदान सड़कों पर जाजम बिछे हुए हैं, जगह जगह बड़े बड़े चूल्हे बने हुए हैं, उनमें बड़े से पतीलों में खाना बन रहा था। अलग अलग पकवानों की खुशबू आ रही थी और बहुत अच्छे से मिठाइयाँ बन रही थी और लगभग पूरा गांव ही काम में लगा हुआ था। उत्सव जैसा माहौल था। इतने में किसी की नज़र नीलम पर गई तो वह चिल्लाकर बोला अरे नीलम आ गई। बस फिर क्या था, सभी लोग नीलम के पास इकट्ठा हो गए। सब नीलम को घेर कर खड़ा हो गए। अलग अलग सी आवाजें आने लगी, हमारी नीलम कितनी भाग्यवान है ना, मुझे तो पहले से ही पता था एक दिन यह रानी बनेगी। कितने अच्छे दिल की है, सबकी सहायता करती है, भगवान ऐसे लोगों को ही फल देते हैं। नीलम तो बहुत अच्छी लड़की है। तरह तरह से लोग बातें बना रहे थे। नीलम को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने अभी तक यही सुना था अपने बारे में, अपशगुनी है, कलमुही है, अनाथ है, माँ बाप को खा गई। सुबह सुबह कहाँ इस कलमुही का मुंह देख लिया, इस मनहूस का मुंह देख लिया, अब यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है। फिर वह बूढ़ी दादी नानियाँ जो बलाएं लेने लगी, बन्ना बन्नी गाने लगी, गांव की बहुएं नजर उतारने के लिए होड़ करने लगी।
कोई राई नून से तो कोई मिर्ची से, तो कोई ताबीज गले में बांधने लगी। सब लोग बधाई देने लगे। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उसकी चाची आती है, जो कभी भी सीधी नीलू के पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहने लगी, क्यों इतनी भीड़ लगाकर मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? देखो ना कितना पसीना पसीना हो गई है, कितनी गर्मी लग रही है मेरी बच्ची को। चल बेटी घर चल। और चाची हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। नीलम को तो विश्वास ही नहीं होता, यह क्या हो रहा है। वह कमली को कहती है कि मुझे जरा चिकोटी तो काट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। कमली खुद के हाथ पर चिकोटी काटती है और उसके मुंह से आवाज निकलती है। फिर वह कहती है, नहीं नीलू, यह सपना नहीं, यह सब सच हो रहा है। चाची उसको अंदर ले जाकर बैठा देती है। रूपा पंखा करने लगती है। वह रूपा से कहती है, जरा अच्छे से पंखा झल, दीदी को पसीना नहीं आना चाहिए। पास बैठी कमली के मुंह से निकलता है, दीदी। चाची उसको घूर कर देखती और कहती है, तेरे को तेरी माँ याद कर रही थी कमली, जा अपने घर। कमली चली जाती है। फिर अपने बेटे रघु से कहती है, जा पानी लेकर आ दीदी के लिए। और थोड़ा सा रुक कर कहती है, ऐसा कर शरबत ही ले आ। फिर नीलम के सर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा आज से पहले मैंने तेरी पसंद का बादाम का हलवा बनाया है, जो तुझे बहुत पसंद है ना। और हलवा अपने हाथों से खिलाने लगती है। नीलम को तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। चाची का प्यार देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में दादी आ जाती है और नीलम उठकर दादी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, दादी यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? बताओ ना दादी, जिस प्यार के लिए मैं इतनी तरसी हूँ, वो लोग जो मुझे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज मुझे सब क्यों प्यार दिखा रहे हैं? उसकी दादी प्यार से अपनी नीलम को बालों को सहलाते हुए कहती है, मेरी बच्ची तेरे दुख के दिन चले गए, अब तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। और आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, रोने का समय नहीं है, अब तो हंसने का समय आ गया। रूपा कहती है, दीदी आपकी शादी में मैं तो रेशम का लहंगा लूंगी। चाची कहती है, तेरी दीदी तुझे एक क्या 10-10 लहंगे बनवा देगी, उसे किस चीज की कमी है। नीलम आश्चर्य से और खुशी से दादी की तरफ देखने लगती है। दादी कहती है, हाँ बेटा, तू रानी बनेगी, तेरे लिए राजा साहब का रिश्ता आया है। नीलम पूछती है, कौन? चाची प्यार से कहती है, अरे पगली, पगली ही रहेगी मेरी बच्ची तो, अपने देश के राजा और किसका। नीलम को गस आने लगती है। वह संभल कर कहती है, राजा जी का। दादी कहती है, हाँ मेरी बच्ची, अब तू अंदर चलकर आराम कर ले, फिर सब बातें बताती हूँ। दादी उसे बताती है कि राजमाता खुद ने राजा जी के लिए तुझे मांगा है। नीलम कहती है, पर दादी उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है, फिर कैसे? दादी कहती है, तेरे गुणों के कारण उन्हें किसी ने बताया कि नीलम बहुत गुणी लड़की है, तो वह शादी को तैयार हो गए। नीलम आश्चर्य से पूछती है, सच दादी? तो दादी कहती है, हाँ, और अपनी आंखों के किनारों को पूछती है और जो आंसुओं से भर गई थी। फिर कहती है, हाँ बेटा बिल्कुल सच। फिर नीलम कहती है, माँ रानियां तो बहुत सुंदर होती हैं ना, फिर मैं कैसे रानी बन सकती हूँ? तो दादी कहती है, मेरी बच्ची मेरी बात मत बोल, तो बहुत सुंदर है तू, ऐसे नहीं बोलते, किसने बोला तू सुंदर नहीं है, तू बहुत सुंदर है। नीलम की आंखों में भी सपने तैरने लगे। वह खुद को रानी के भेष में देखने लगी। उसने भी रेशमी कपड़े पहन रखे हैं और गहनों से पूरा शरीर दमक रहा है। नौकर चाकर आसपास खड़े। वह तालियां बजाकर सबको आदेश दे रही थी। वह भी सपनों में गोते खाने लगी। रूपा कहती है, अरे दीदी आप ताली क्यों बजा रही हो? तो नीलम को अपने आप पर हंसी आ गई। उधर महल में राजा सूर्य प्रताप उदास से बैठे हैं। इतने में राजमाता आती है। वह कहती है, बेटा तू क्यों उदास बैठा है? तो राजा कहते हैं, माँ हम यह शादी नहीं करना चाहते। रानी माँ कुछ बोलने को होती है। इतने में ही दासी आकर कहती है, रानी प्रभावती की तबीयत खराब है, राजवैद्य ने आपको बुलावा भेजा है। राजा कहता, देखो माँ, उसके आने की खबर से ही प्रभावती की तबीयत खराब हो गई है, आगे पता नहीं अब क्या क्या होगा, और कोई गंभीर बात ही होगी, इसलिए राजवैद्य जी ने हमें बुलवाया है। रानी माँ कहती है, चलो देखते हैं, हम जाकर ही देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या बात है।
वे लोग प्रभावती के महल में पहुंच जाते हैं। राजवैद्य जी कहते हैं, बधाई हो राजा साहब, बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। राजा सूर्य प्रताप सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं, आप सच कह रहे हो ना? वैद्य जी कहते हैं, हम आपसे भला झूठ क्यों बोलेंगे। राजा जी अपने गले के मोतियों का हार वैद्य जी को दे देते हैं। रानी माँ कहती हैं, देखो उसके आने की खबर से ही खुशी आने लगी है, जब वह खुद आ जाएगी तो तब क्या होगा। राजा जी बात को अनसुना करके प्रभावती का हाल चाल पूछने लगते हैं और रानी चंद्रभागा रानी प्रभावती के पास आती हैं और वह भी प्रभावती को कस के गले लगा लेती हैं और कहती हैं, दीदी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप माँ बनने वाली हैं। मेरी नहीं तो आपकी संतान ही मुझे माँ कहेगी। अब मैं ही आपका पूरा ख्याल रखूंगी। देखना इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान इसे हमसे नहीं छीनेगा। रानी प्रभावती कहती है कि छोटी, मैं भी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, कम से कम एक संतान तो राजा जी को दे सकूं। चंद्रभागा आशा भरी नजरों से प्रभावती की तरफ देखकर कहती है, दीदी अब राजा जी शादी तो नहीं करेंगे ना? छोटी, राजमाता ने कह दिया है तो वह शादी तो करेंगे, जरूर करेंगे। चंद्रभागा परेशान हो जाती है। वह कहती है, फिर मेरा क्या होगा? आपकी तो संतान हो रही है तो राजा साहब आपको तो प्यार करेंगे ही और वह नई नवेली रहेगी। राजा साहब तो उसके लटके झटके और सुंदरता में ही खोए रहेंगे, फिर मेरे पास तो आएंगे ही नहीं। मेरा क्या होगा दीदी? प्रभावती उसका चेहरा हाथ में लेकर बोलती है, नहीं छोटी, उदास मत हो तू तो पूनम का चांद है, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। राजा साहब का तुमसे मोह भंग नहीं हो सकता। उधर नीलम राजमाता द्वारा दिए गए कपड़े पहनकर हार सिंगार पहन के बैठी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। दादी आकर उसको काला टीका लगाती है और कहती है, बिल्कुल रानी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लग जाए। चाचा उसको मिर्ची से नजर उतारता है और चाची भी उसके साथ में। रूपा और रघु उसके पास ही बैठे हैं और राजमहल की बातें कर रहे थे, पर नीलम को उन बातों में मन नहीं लग रहा था। उसे कमली की बहुत याद आ रही थी। उसे उससे ढेर सारी बातें करनी थी। इतने में कमली ही आ जाती है और नीलम से गले लगकर रोते रोते कहती है, नीलम तू मुझे कल छोड़कर चली जाएगी क्या? माँ ने बताया तेरी शादी हो रही है, अब मैं अकेली क्या करूंगी? तो नीलम भी रोने लगती है और कहती है, कमली तू भी मेरे साथ चलना, मैं भी तो वहाँ अकेली हो जाऊंगी। इतने में चाची आती है और चिढ़कर कहती है, अरे इसे क्यों ले जाएगी राजमहल? अगर किसी को ले जाना होगा तो रूपा को ले जाएगी, ठीक है ना? रूपा तेरी बहन है, उसे लेके जाना। अब बड़ी बहन रानी बन गई तो छोटी बहन का विवाह भी तो राजघराने में होगा, तो वहाँ के तौर तरीके अच्छे से जो है सीख जाएगी ये। तब फिर कमली की तरफ हिराकत भरी नजरों से देखती है और कहती है, नीलो को कहती, मेरी बच्ची अब तुम रानी बन गई हो, छोटे लोगों से तुम अब कुछ दूर रहा करो, इनके आंसू बहाना सही नहीं है इनके लिए। नीलम चाची के सामने तो कुछ नहीं बोल पाती, वह ना पहले बोलती थी और ना आज कुछ बोली। कमली चाची का व्यवहार जानती थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह तो नीलम के पास बैठ गई। चाची कहती, कैसी बेशर्म लड़की है, मैं इतना कह रही हूँ फिर भी ये अपने घर नहीं जा रही। दोनों ने चाची की बात अनसुनी कर दी और आपस में बातें करने लगी। कमली नीलू से कहती है, बहुत सुंदर लग रही है नीलू, तू इन कपड़ों में बिल्कुल परी लग रही है। नीलम कहती है, सच में कमली? हाँ सच में बहुत सुंदर लग रही है नीलम, तेरी कसम। फिर नीलम कहती है, कमली मैं राजमहल में कैसे रहूंगी, वहाँ सब कैसे रहते हैं, मुझे पता ही नहीं है। कमली कहती है, अरे क्या रहना, जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे ही रहना, बस काम नहीं करना पड़ेगा तुझे। बहुत सारे नौकर होंगे जो तेरे आगे पीछे घूमेंगे, पानी तक तुझे हाथ मिला कर देंगे। नीलम सपने से में खो गई। उसके आगे पीछे नौकरों की फौज है। रानी रानी कहकर सब बोल रहे हैं। कमली कहती है, अरे क्या हो गया, सच बोल रही है तू? नीलम कहती है। कमली कहती है, और का ऐसा ही तो होता है, नौकर रहते हैं राजमहल में, हर एक काम के लिए अलग अलग नौकर रहते हैं। और फिर चाची की तरफ देखकर कहती है, खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और 56 भोग मिलेंगे वहाँ पर,
बासी खाना नहीं मिलेगा नीलम। चाची गुस्सा होकर कहती है, तू क्या कहना चाहती है? मैं अपनी बच्ची को बासी खाना खिलाती थी? अरे हमारा तो पूरा चौका उसके हाथ में था। जो बनाना हो बनाओ, जो खाना होगा वो खाओ। क्यों है ना मेरी लाडो? वह नीलम की तरफ देख कर कहती है। नीलम उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। इतने में दादी आ जाती है और दादी कहती है कि चलो सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो, कल सुबह हमें राजमहल चलना है, वहीं पर नीलम का विवाह होगा। कमला तुम भी तैयार हो जाना, तेरे माँ बापू भी आएंगे। दूसरे दिन सब लोग राजमहल के लिए रवाना होते हैं। करीब 25-30 लोग रहते हैं, बाकी सैनिक नौकर चाकर रहते हैं। जाते जाते नीलम दादी की आज्ञा से राजमाता से मिली मुद्राएं गांव वालों को बांट देती है। उधर राजा सूर्य प्रताप सिंह रानी माँ से कहते, माँ मैं शादी के लिए तैयार तो हो गया हूँ, पर आप इतनी धूमधाम से क्यों कर रही हो? किसी सादे से समारोह में आप क्यों नहीं कर लेती? रानी माँ कहती है, यह एक राजा की शादी है जिसको हम साधारण तरीके से नहीं कर सकते। फिर भी मैं नहीं चाहता। राजा साहब कहते हैं कि अन्य राज्यों को निमंत्रण दिया जाए। रानी चंद्रभागा और रानी प्रभावती के घर वालों को भी नहीं बुलाया जाए, बस आप लोग और लड़की वाले। रानी माँ कहती है, बेटा तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। तो राजा कहता है, क्या आपको मेरी बात यह माननी ही पड़ेगी माँ? मैं शादी करने को तैयार हो गया हूँ, वो ही बहुत है। रानी माँ कहती है, ठीक है, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, पर प्रजा अगर शादी में आना चाहे तो हम मना नहीं करेंगे। नीलम और उसके घर वाले राजमहल पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था। पूरे राज्य को फूलों से सजाया गया था और सब लोग बस नीलम को एक नजर देखना चाह रहे थे, पर वह तो पालकी में पर्दों के बीच में थी। नीलम जरूर देख रही थी कि पर्दों की ओर से कि क्या क्या है। उन लोगों की रहने की व्यवस्था महल के बाहर ही की गई थी। रानी माँ बहुत से उपहार लेकर नीलम से मिलने आई, पर नीलम का साधारण सा रूप रंग देखकर नीलम को देखकर रानी माँ सोचने लगती है, कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। मैंने यह तो देखा कि इस लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, पर यह नहीं सोचा कि यह दिखती कैसी होगी। राजा इसे अपना भी पाएगा या नहीं। और अब तो प्रभावती भी गर्भवती है, उसकी संतान बच गई तो इस लड़की से शादी करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तुरंत ही उसे कुलगुरु की बात याद आती है कि दोनों रानी और राजा के मिलन से संतान का योग तो बनता है, पर संतान प्राप्त नहीं होती। इस बार भी ऐसा ही हो गया तो फिर नीलम की कुंडली तो खुद उन्होंने ही मिलाई है, तो इसके लिए तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह सकती। यही है जो हमें हमारे राज्य का उत्तराधिकारी दे सकती है। फिर रानी माँ सोचती है, रंग रूप का क्या है, यह गांव की साधारण सी लड़की है और ज्यादा तैयार भी नहीं हुई है। अच्छे से बनाव श्रृंगार करेगी तो सब अच्छी लगने लगेगी। आंखें तो कितनी सुंदर हैं इसकी, बहुत गहरी गहरी नीली नीली। फिर वह नीलम को सब उपहार देती है और उसकी नजर उतारती है। दादी चाचा चाची और गांव वालों से बात भी करती है। उन्हें बताती है कि राजा जी यह विवाह साधारण तरीके से ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मंदिर में गंधर्व विवाह कर लेंगे। इसके लिए मंडप और बाकी रस्मों की जरूरत नहीं पड़ती। दादी को अजीब तो लगता है, उन्होंने तो नीलम की शादी के लिए बहुत से सपने सजा रखे थे। रानी माँ के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, बस सब उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। रानी उठकर खड़ी हो जाती है तो सब लोग उनके सम्मान में खड़े होकर अभिवादन करते हैं। फिर रानी माँ कहती है, ठीक है, अब हम जाते हैं, हमें थोड़ी तैयारी करनी है। हम शाम को सब मंदिर में मिलेंगे और हमारे कुल देवता का मंदिर है, वहीं पर इन दोनों का विवाह होगा। दादी नीलम के पास बैठी उसे पतिव्रता स्त्री के नियम बताती है। हमेशा अपने पति की बात सुनना, उससे बहस मत करना, उनकी बातें मानना, उनके उठने से पहले उठना, उनके सोने के बाद सोना, उन्हें खिलाने से पहले खाना नहीं। और मेरी लाडो, सबसे अंतिम बात, मायके का मोह मत करना। वे जब भेजें तभी आना, बिना उनकी इजाजत के या जिद करके मत आना। नीलम रोने लगती है, कहती है, पर आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी दादी। दादी भी रोने लगती है, फिर उसे समझाते हुए कहती है, लाडो, राजा साहब से तुझे इतना प्यार मिलेगा कि तू हम सबको भूल जाएगी।
नीलम आंसू पहुँच कर कहती है, सबको भूल जाऊंगी दादी, पर आपको तो नहीं भूलूंगी, आपको कैसे भूल सकती हूँ। फिर दोनों दादी पोती गले लगकर रोती रहती हैं। उधर मंदिर में ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार हो रहा था। करीब 21 पंडित एक साथ मंगलाचार कर रहे थे। हाथ में वरमाला लिए राजा और नीलम दोनों खड़े थे। चंद्रभागा ने बहुत कोशिश की थी कि नीलम का चेहरा दिख जाए, पर वह लंबे घूंघट में थी। और फिर शुभ घड़ी में दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दी। उन पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नीलम की विदाई मंदिर से ही हो गई और गांव वालों और घर वालों को भी उन्हें महल ले जाया ही नहीं गया। हालांकि राजमहल की तरफ से उन्हें ढेरों जो उपहार मिले थे। नीलम सुहाग सेज पर बैठी राजा का इंतजार कर रही थी। तभी चंद्रभागा और प्रभावती प्रवेश करती हैं। नीलम जो घूंघट में देखकर चंद्रभागा कहती है, अरे छोटी रानी, हमसे क्या शर्माना, हम भी तो देखें तुम्हारा सुंदर सा मुखड़ा जिस पर राजमाता फिदा हो गई हैं। यह कहकर वह खुद ही घूंघट हटा देती है। नीलम को देखकर उनकी हंसी निकल जाती है, पर बोलती कुछ नहीं है। प्रभावती मामले को समझकर नीलम का चेहरा हाथों में लेकर कहती है, कितनी सुंदर है हमारी छोटी रानी। फिर चंद्रभागा की तरफ देखकर कहती है, छोटी, इनकी आंखें तो देख, कितनी गहरी और नीली नीली, बड़ी बड़ी प्यारी हैं। राजा साहब तो इसी में डूब जाएंगे। चंद्रभागा के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। वह ना कुछ सुनना चाह रही थी और ना कुछ कहना चाह रही थी। इतने दिनों से वह जिस शंका को लेकर जी रही थी वह तो निर्मूल साबित हुई। वह तो खुशी से कमरे से बाहर निकल गई। प्रभावती उसे आवाज देती रह गई। नीलम सुहाग सेज पर बैठी रही। राजा सूर्यमल के आने का कोई आसार नहीं दिख रहा था। उसकी निगाहें रह रहकर दरवाजे पर लगी हुई थी। अंदर जो डर था राजा साहब के सामने आने का, उसने चिंता का रूप ले लिया था। अब राजा साहब अभी तक आए क्यों नहीं। नीलम सारी रात आंखों में काट देती है, पर राजा जी के दर्शन नहीं हुए। सुबह उसे राजमहल अजनबी से लग रहा था। वैसे तो सब सुविधा थी, पर कहने को अपना कोई नहीं था जिससे अपने मन की बात कह सके। घर की, दादी की, कमली की उसे बहुत याद आ रही थी। किससे कहे अपना दुख। बस झरोखे से उस उपवन को देखकर थोड़ी देर के लिए अपने मन को बहला रही थी। रानी महाराजा के पास जाती हैं और कहती हैं, हमने सुना है कल रात आप रानी नीलम के पास नहीं गए थे। तो राजा कहते हैं, आपने सही सुना था रानी माँ, पर क्यों नहीं गए? कल आपकी सुहाग की रात थी और आपको उनके साथ ही होना चाहिए था। तो राजा कहते हैं, रानी माँ ने आपकी बात मानकर उस लड़की से विवाह तो कर लिया, लेकिन हम उसे अपना नहीं पाएंगे। रानी माँ कहती है, राजा, तुम्हें पता है क्या हमने तुम्हारी शादी उस लड़की से किसी उद्देश्य से की थी? उस उद्देश्य को तो पूर्ण करो। तो राजा कहते हैं, आप मुझ पर इतना दबाव नहीं बना सकती, मेरा मन वहां जाने का नहीं हो रहा। तो रानी माँ कहती हैं, मैं राजमाता हूँ और मैं तुम्हें हुक्म दे सकती हूँ और उसका तुम्हें पालन करना ही पड़ेगा। तुम्हें नीलम के पास जाना ही पड़ेगा, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। फिर राजमाता चली जाती हैं। राजा आखिरकार मन मारकर नीलम के महल पहुंचता है। वह देखता है कि एक कमनीय सी काया वाली लड़की, जिसके रेशमी बाल कमर तक लहरा रहे थे, वह झरोखे से बाहर देख रही थी। राजा समझ जाते हैं यही वह सुंदरी नीलम होगी। वे आवाज लगाते हैं, नीलम। नीलम किसी पुरुष की आवाज से अपना नाम सुनकर जो चौंक कर पीछे देखती है कि कौन है। राजा उसे देखकर कहते, तुम कौन हो? तो नीलम कहती है, जी मैं नीलम। राजा कहते हैं, नहीं, तुम नीलम नहीं हो सकती। हमने तो सुना है वह बहुत सुंदर है और तुम तो नीलम नहीं हो सकती। नीलम कहती है, राजा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, आप राजा साहब हैं ना? आओ भाग्य मेरे स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और उनके पैरों में गिर जाती है। राजा साहब 4 कदम पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, तुम नीलम नहीं हो। नीलम बड़े विनम्र स्वर में कहती है, राजा साहब, आपसे किसने कह दिया मैं सुंदरी हूँ? नीलम पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाई। तो राजा सोचते हैं, कल रात को तो चंद्रभागा ने बताया था नीलम बहुत सुंदर है, अद्भुत सौंदर्य है उसका। क्या वह हमसे मजाक कर रही थी? फिर वह जोर से चिल्ला कर कहते हैं, नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। कहकर राजा वहां से चले जाते हैं।
नीलम तो ठगी सी उन्हें जाते हुए देखती रहती है। वह सोचती है मुझसे क्या भूल हो गई जो राजा जी मुझे ऐसा कहकर चले गए। फिर वह दर्पण में अपना मुख देखती है और कहती है मैं सुंदर ही तो हूँ। फिर चिल्ला कर कहती है नहीं नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ। देखो मेरा यह रंग क्या रानियों के रंग जैसा है? नहीं। और वह अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। दासी जमुना आकर उसे उठाती है और कहती है रानी साहिबा आप पलंग पर बैठ जाइए। नीलम उससे पूछती है मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? तो जमुना कहती है नहीं, आप बहुत अच्छी हो रानी। तो नीलम कहती है नहीं, तुम झूठ बोलती हो, तुम भी मेरी दादी की तरह ही हो, तुम एक झूठ बोल रही हो। जमुना कहती है नहीं रानी साहिबा, एक दिन राजा साहब जरूर आएंगे। नीलम का इंतजार महीनों में बीत गया, पर उसका इंतजार था कि खत्म नहीं हो रहा था। राजा सूर्य प्रताप सिंह फिर कभी उसके महल में नहीं आए। उस अभागन ने अभी तो उन्हें जी भर कर देखा भी नहीं था। राजा तो राजा, कभी रानी माँ और दोनों रानियां, राजा किसी ने भी उसके महल में आकर झांका भी नहीं कि वह जिंदा है या मर गई। किसी को उसकी फिक्र नहीं थी, जैसे सबने उसे भुला ही दिया था। रानी माँ ने भी अब राजा को कहना छोड़ दिया था। कोई नहीं था जो नीलम के पक्ष में कुछ बोले। और नीलम अपने बदन पर उबटन लगाती, दिन में 4-4 बार नहाती, अपने बालों को संवारती रहती, नए नए वस्त्र गहने पहनती। पागलों की तरह वे दर्पण में देखकर खुद को निहारती रहती और कुछ भी कमी आने पर बार बार वस्त्रों गहनों को बदलती रहती। फिर वो अपने खाने पीने की चिंता नहीं रही थी उसे। मूर्छित होकर बार बार गिर पड़ती। उसकी यह दशा देखकर दासियां दुखी होती, पर वे भी बेचारी किन से कहती। उन्हें लगता कहीं रानी जी पागल तो नहीं हो गई। वे अपनी बुद्धि से जितना हो सकता उनका उपचार कर देती, पर समय अपनी चाल से चल रहा था। उसने नीलम के भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। रानी प्रभावती का 6वां महीना चल रहा था और अचानक उन्हें तकलीफ होने लगी। दाई माँ वैद्य जी सब ने अपने अनुभव से जी जान लगा दी, पर उनके अजन्मे बच्चे को बचा नहीं सके। पूरा राज्य शोक में डूब गया। रानी महाराजा को कहती है हमने तो पहले ही कहा था, पर आपको तो अपनी जिद करनी थी। हमें तो अपना कुल दीपक चाहिए था बस। हम नीलम को इसीलिए तो लाए थे, पर आपने कभी भी उसकी कद्र नहीं की। राजा वहां से निकल जाते हैं और सीधे नीलम के जो महल पहुंच जाते हैं। नीलम दिन रात राजा का इंतजार करती रहती थी और आशा का एक दीपक अपनी देहरी पर लगाती थी। आज भी वह दीपक लगा रही थी कि किसी के चलने के पैरों के स्वर उसे सुनाई दिए। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने राजा जी आते दिखाई पड़े। आज तो मेरे भाग्य खुल गए, मेरे स्वामी मुझसे मिलने आ रहे हैं। खुशी के मारे वह नाचने लगी। राजा साहब का प्रवेश होता है और वह गोल गोल घूमते हुए राजा साहब से टकरा कर गिरने लगती है, तो राजा साहब उसे पकड़कर बचा लेते हैं। वह सहमी सी हिरनी की तरह राजा साहब को देखने लगती है। राजा साहब उसकी आंखों में देखने लगते हैं। झील सी नीली नीली आंखें राजा को आकर्षित करने लगी और वह उनमें डूबकर नीलम को गले लगा लेते हैं और नीलम भी अपने पति के प्रेम सागर में गोते लगाने लगती है। दूसरे दिन सुबह राजा उठते हैं तो वे खुद को नीलम के महल में पाते हैं। वह सोचते हैं कि मैं यहाँ कैसे। इतने में बगल में सोई नीलम पर उनकी नजर पड़ती है तो उन्हें घृणा होने लगती है और वह तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। नीलम सुबह उठती है तो उनकी निगाहें राजा को ढूंढती हैं, पर राजा तो दिखाई नहीं देते। वह जमुना को आवाज लगाती है और पूछती है, तो जमुना कहती है राजा साहब तो सुबह जल्दी ही निकल गए। प्रथम मिलन की खुशी में नीलम का चेहरा दमक रहा था। वह अलसाई सी पलंग पर लेटी हुई थी। जमुना कहती है रानी साहिबा स्नान का प्रबंध कर दूं? तो नीलम कहती है नहीं, आज नहीं, आज हम उनकी गंध को अपने में महसूस करना चाहते हैं। राजमाता राजा के पास आती हैं और कहती हैं हमने सुना है कल आप नीलम के पास गए थे। तो राजा कहता है माँ आपने सही सुना है। रानी माँ कहती है चलो आपको हमारी बात तो समझ में आई। और राजा कहते हैं पर माँ, रानी कहती है रानी माँ हम समझ गए, आप क्या कहना चाहते हैं। वह लड़की साधारण है, पर हमें कुल का दीपक वही देगी। रानी माँ चली जाती है। वह राजा को नीलम की नीली नीली आंखों की दिखाई देती हैं और उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उन्हें वही दृश्य नजर आ रहा था जब नीलम उसकी गोदी में थी और उनकी नजरें आपस में मिली। दिन भर उनका मन काम में नहीं लगा। वे जितना भूलना चाह रहे थे
उन्हें वही नजर आ रही थी। रात को उनके कदम अपने आप नीलम के महल की ओर चल पड़े। नीलम दीप जलाकर राजा का रास्ता ही देख रही थी। उसने राजा को आते देखा तो खड़ी हो गई। सामने नीलम को सामने देखकर राजा जैसे कि स्वप्न से जागे हों। उन्होंने नीलम, जो उस समय स्वप्न सुंदरी की जगह साधारण लड़की खड़ी थी, राजा उल्टे पैर लौट गए। नीलम को भान ही नहीं था कि उससे क्या गलती हुई है। वह तो जाते हुए राजा को आवाज भी नहीं लगा पाई। राजा फिर नहीं आया नीलम के पास, पर नीलम अब सही हो गई थी। अब वह बनाव सिंगार के पीछे बावरी नहीं थी। उसे राजा साहब के समीप्य का जो सुख प्राप्त हुआ था वह अमूल्य था। वह उसे याद करके अपना सामान्य जीवन जी रही थी। दिन रात भगवान पूजा में अपना मन रमा लिया था उसने। नित्य देवालय जाना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था, पर अपने खाने पीने की तनिक भी चिंता नहीं रहती थी। कभी खाती, कभी 2-2 दिन भूखी रहती। कौन पूछने वाला था। अब राजमहल का ऐशो आराम ही उसे नहीं भाता था। जमीन पर ही चटाई बिछाकर सोती रहती। एक दिन नीलम मूर्छित होकर गिर पड़ी। दासियों ने उपचार किया तो उसकी मूर्छा दूर न हुई, तो उन्होंने वैद्य जी को बुलावा भेजा। वैद्य जी ने नाड़ी देखी और कुछ जड़ी बूटियों से नीलम को सुंघाई, जिससे उसे होश में आ गई। फिर उन्होंने दासियों से कहा कि रानी माँ और राजा साहब को खुशखबरी दे दीजिए, रानी नीलम गर्भवती हैं, राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। नीलम को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। दासियां खुशी से नाचने लगी और जमुना सीधे रानी माँ के पास जा पहुंची। उसने कहा, रानी माँ, एक खुशखबरी है। रानी माँ ने कहा, इस राज्य में अब क्या खुशखबरी मिलेगी? तो जमुना ने कहा, रानी नीलम गर्भवती हैं। उनकी खुशी का तो पारावार ना रहा। उन्होंने अपने गले में पहनी हुई माला जमुना को इनाम में दे दी और स्वयं नीलम के महल की ओर चल पड़ी। रानी माँ खुशी खुशी सौगातें लेकर नीलम के महल में पहुंची, पर वे देखती क्या है, एक कृशकाय स्त्री पलंग पर लेटी है, जो नीलम जैसी तो नहीं थी। जब से वो पास गई तो नीलम की हालत देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सोचा, फूल सी लड़की थी है, ऐसी क्या हालत हो गई इसकी, क्या कष्ट होगा इसे यहाँ। उसने देखकर नीलम उन्हें देखकर बैठ गई। तो रानी माँ ने कहा, नहीं, आप लेटी रहिए। वैद्य जी ने कहा है, रानी नीलम गर्भवती हैं, मगर बहुत कमजोर हैं, इसलिए उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो। रानी माँ ने कहा, आगे आप कुछ भी नहीं कहिए, हम स्वयं इनका ख्याल रखेंगे। वह खुद को ही कोसने लगी कि इतने महीनों से उन्होंने नीलम की खबर क्यों नहीं। यह समाचार राजा को भी मिलता है तो राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा सूर्य प्रताप सिंह को जैसे ही खबर मिलती है, उन्हें नीलम की याद आने लगती है। वह नीलम के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें राजमाता मिलती है तो राजा कहते हैं, बधाई हो माँ, लेकिन राजमाता कुछ नहीं कहती। राजा कहते हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हो माँ, आप खुश नहीं हो क्या? अब तो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। रानी माँ कहती है, कहाँ जा रहे हो? तो राजा कहते हैं, नीलम के पास जा रहा हूँ। तो राजमाता कहती है, कौन नीलम? रानी माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं नीलम, अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ, जो मेरे बच्चे की माँ बन रही है। रानी माँ कहती है, याद भी है आखिरी बार उसे कब देखा था? क्या तुमने उसे पत्नी के सभी अधिकार दिए हैं? इतने दिनों से कभी उसकी सुध ली? क्या हाल है? राजा कुछ कहते नहीं बना। राजमाता ने कहा, जाकर देखो, उसे हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है वह, और तुम खुशी की बात कर रहे हो। मुझे तो यकीन भी नहीं कि वह 15 दिन भी जीवित रहेगी। राजा चौंक कर कहता है, यह आप क्या कह रही हो रानी माँ, हमारी संतान का क्या होगा? तो रानी माँ कुछ कहे आगे निकल जाती है। राजा नीलम के महल में पहुंचते हैं। वे जब उसकी हालत देखते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। नीलम उठने का प्रयास करती है, पर राजा उसे मना कर देते हैं। राजा देखते हैं कि जिन नीली आंखों का जादू उन पर चला था, वह अंदर गहराई में धसी सी दिख रही हैं। आंखों के चारों तरफ गहरे काले घेरे बन गए हैं। शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। उन्होंने मन में सोचा, यह शरीर कैसे एक बच्चे को खुद में पोषित करेगा। राजा निर्दयी तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने जब नीलम की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। नीलम के साथ उन्हें सहानुभूति भी हुई और आत्मग्लानि भी हुई कि मेरे द्वारा नीलम की खैर खबर क्यों नहीं ली गई। पर यह तो था, नीलम अब भी उनके लिए कोई उनकी प्रेमिका या पत्नी नहीं थी। वह तो उनके लिए केवल एक स्त्री थी, जिसके पेट में उनका बच्चा पल रहा था।
सूर्य प्रताप सिंह ने सब दासियों को इकट्ठा किया और उनसे कारण पूछा कि नीलम की हालत इस प्रकार क्यों हुई है और इसके लिए हमें सूचित क्यों नहीं किया गया। जब दासियों ने उन्हें नीलम की दिनचर्या बताई और कहा कि वह स्वयं के खाने पीने का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती और दिन रात आपकी राह तकती रहती है, तो राजा को खुद पर बहुत क्रोध आया कि क्यों कभी उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नीलम कैसी होगी, कैसे रह रही होगी। राजा सोचने लगा, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, हवन यज्ञ करता हूँ, मेरी ये अर्धांगिनी जिसे मैंने भगवान को साक्षी मानकर बनाया था, मेरे द्वारा उसे इतना दुख मिला, क्या भगवान मुझे माफ कर पाएंगे। अब राजा ने यह आदेश दे दिया कि नीलम को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया जाए, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए, फल दूध भोजन सब समय पर दिया जाए। वैद्य जी को भी निर्देश दे दिए गए कि दिन में 2 बार आकर नीलम का जांच करे, पर राजा सूर्य प्रताप सिंह ने आज भी नीलम से कोई बात नहीं करी थी। नीलम अपने भाग्य पर इटला रही थी। आज तो स्वामी के दर्शन हो गए, वह स्वयं आए और मेरा हालचाल भी पूछा, वह तो निहाल हो गई। फिर दासियों को आवाज देने लगी, लाओ मेरा पूजा का थाल किधर है, मुझे मंदिर जाना है, आज तो बहुत वक्त निकल गया। जमुना दासी कहती है, नहीं रानी साहिबा, आप कहीं नहीं जा सकती, राजा साहब मना करके गए हैं, आपका स्वास्थ्य अभी सही नहीं है, राजा साहब ने खूब ख्याल रखने को बोला है, अब आपको अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है, आपकी संतान भी आपकी जिम्मेदारी है। नीलम अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, यही तो है जिसकी वजह से मेरे जो स्वामी मेरे महल तक आए, इसका ख्याल तो मुझे रखना ही है। दोपहर में रानी माँ तरह तरह के पकवान बनाकर लाई और आग्रह करके नीलम को खिलाने लगी। नीलम को दादी माँ की याद आ गई, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। रानी माँ ने देखा तो कहा कि यह क्या, रोना नहीं रानी, नीलम बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, आप अपना ध्यान रखिए, वैद्य की दवाई भी खाई या नहीं। जमुना ने कहा कि रानी माँ, वो वैद्य जी स्वयं अपने हाथों से खिलाकर जाते हैं। उसके बाद रानी माँ ने कहा, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, और प्यार से गालों पर हाथ फेरा और जाने के लिए पलटी। नीलम जैसे ही रानी माँ पलटी में फूट फूट कर रोने लगी, पर रानी माँ ने पलट कर नहीं देखा, वह सीधे द्वार से बाहर निकल गई, क्योंकि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, जिसे वह किसी को दिखाकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाह रही थी। रानी जी, आप रोइए मत, अब आपके खुशी के दिन लौट आए हैं, अब आप अपना ख्याल रखिए। नीलम सोचने लगी, यह संतान तो मुझे बहुत खुशी दे रही है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह हो रहा है। इतने में राजा सूर्य प्रताप सिंह का प्रवेश होता है। उनके हाथ में एक फूलों का गुच्छा होता है। वे आते हैं और जमुना से कहते हैं, इसे रानी जी के पास फूलदान में लगा दीजिए, इसकी महक से मन खुश रहेगा। फिर वो नीलम की तरफ देखकर कहते हैं, आप कैसी हैं नीलम। तो नीलम थोड़ी सी सकुचा जाती है। यह पहला मौका था जब सामने से राजा ने उससे बात कर रहे थे। वह सब कुछ जवाब नहीं दे पाती है कि क्या कहे। राजा सूर्य प्रताप सिंह का मन नीलम से बात करने का नहीं हो रहा था, पर वो तो कुछ और बात शुरुआत करनी ही थी, कुछ और सोच के आए थे। वे फिर पूछते हैं, अब आप कैसी हैं, बताइए ना, या हमसे बात नहीं करनी है तो हम चले जाते हैं। नीलम झट से कहती है, नहीं आप जाइए मत, आप आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। राजा नीलम से कहते हैं, जब आपको हमारा आना पसंद है तो हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो। नीलम कहती है, नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर राजा वहीं पलंग पर बैठ जाते हैं और वे नीलम को कहते हैं, अच्छा ये बताओ आपको क्या पसंद है नीलम। तो नीलम पहले तो उन्हें एकटक देखती रहती है, फिर कहती है, राजा साहब, मुझे खेत खलियान ताल तलैया पंछी जो आकाश में स्वच्छंद उड़ते हैं बहुत पसंद है। कितने अच्छे लगते हैं, उन्हें पिंजरे में कैद करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राजा साहब कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है हमें क्या पसंद है। तो नीलम कहती है, नहीं। तो सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं, पूछिए ना, हम बताएंगे कि हमें क्या पसंद है। फिर खुद ही कहते हैं, आप तो पूछेंगे नहीं, हम ही बता देते हैं। राजा कहते हैं, हमें चौसर खेलना, शिकार करना बहुत पसंद है।
आपको चौसर खेलना आता है क्या? नीलम सिर हिलाकर मना कर देती है। राजा कहते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे खेला जाता है। वे ताली बजाकर चौसर मंगवाते हैं और नीलम को खेलना सिखाते हैं। नीलम को खेल में ज्यादा सूर्य प्रताप सिंह का समीप रहना ज्यादा अच्छा लग रहा था। रानी चंद्रभागा और प्रभावती के पास जाती है और कहती है, दीदी आपने सुना? हाँ छोटी, सुना, बहुत खुशी की बात है। चंद्रभागा ने सवाल दागा, पर दीदी राजा साहब तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, फिर यह सब? तब बड़ी रानी कहती है, छोटी ये तो राजाओं की बात है, राजा ही जाने कब उनका दिल किस पर आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। फिर चंद्रभागा ने प्रश्न पूछा, पर अगर उसे पुत्र हो गया तो राजा जी तो उसे ही प्रेम करेंगे ना? तब बड़ी रानी कहती है, तुम इतना क्यों सोच रही हो छोटी, धैर्य रखो। चंद्रभागा कहने लगी, दीदी इतने दिन तो कभी उसकी सुध नहीं ली, और जब से उसके गर्भवती होने की बात सुनी है, रानी माँ और राजा जी दोनों उसकी सेवा टहल में लगे हुए हैं। प्रभावती कहती है, छोटी तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी नीलम के पास जाना चाहिए, उससे मिलकर उसे बधाई और उपहार देने चाहिए? चंद्रभागा कहती है, दीदी मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मगर आप कह रही हैं तो हम चल सकते हैं, हमें चलना ही चाहिए छोटी, राजा जी को इससे खुशी होगी। ऐसा कहकर प्रभावती बहुत से उपहार लेकर चंद्रभागा को साथ लेकर नीलम से मिलने चली जाती है। नीलम उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती है, पर उनकी हालत देखकर प्रभावती और चंद्रभागा दोनों दुखी हो जाती हैं। प्रभावती को यही लगता है कि यह एक संतान को जन्म भी दे पाएगी या इस बार भी राजा जी की इच्छा अधूरी रह जाएगी। वो नीलम से कहती हैं, छोटी रानी तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तो नीलम कहती है, दीदी आप कह रहे हैं तो हम अपना ख्याल जरूर रखेंगे। चंद्रभागा कहती है, आप ज्यादा खाया कीजिए, जिससे आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा। आप जानते हैं ना, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा वो। नीलम कहती है, नहीं। प्रभावती कहती है, हम दोनों की कोई संतान नहीं है, राजा साहब को इस होने वाली संतान से बहुत अपेक्षाएं हैं। नीलम सकते में आ जाती है। एक क्षण को वह सोचती है कि मुझसे विवाह करने का कहीं यही तो उद्देश्य नहीं था राजा साहब का। फिर दूसरे ही क्षण उसे विचार को वह अपने मन से झटक देती है और अपने आप से कहती है, नहीं दीदी, दीदी ने कहा था मेरे गुण उनसे बहुत अच्छे मिलते हैं और मेरी दादी ने भी यही बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद किया। अब राजा साहब प्रतिदिन नीलम से मिलने आने लगे। वे उनका बहुत ख्याल रखने लगे, उसे सैर पर ले जाते, तालाब किनारे ले जाते, उसकी पूरी खुशियों का ख्याल रखते। नीलम के स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगा। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। राजा का सामीप्य उसके स्वस्थ होने का कारण था। राजा का प्रेम उसके रग रग में बस चुका था, पर राजा अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था। उसकी बातचीत का विषय भी स्वास्थ्य, खेल और प्रकृति ही रहता। प्रेम पढ़ने तो कभी उसके विषय में रहे ही नहीं, क्योंकि वह नीलम से प्रेम नहीं करता था। पर चंद्रभागा को उनका समीप्य खटकने लगा। वह सौतिया डाह से जल रही थी। उसे लगता, मेरे रूप लावण्य के सामने तो यह टिकती भी नहीं, पर राजा जी तो इस पर जाने इसने राजा जी पर क्या जादू कर दिया है। जब वह इन्हें बाग में घूमते देखती, झूला झूलते देखती, तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगता। वह किससे कहे अपनी व्यथा। फिर उसे लगता, मेरा रूप बेकार है, क्या मतलब इसका जो राजा जी को बांध नहीं पाया। अगर इसमें जादू होता तो वो क्यों उस साधारण सी लड़की के पास जाते। यह सब सोच सोच कर नीलम के प्रति उसके मन में जो वितृष्णा भर गई, वह उससे जलने लगी। वह नीलम को नीचा दिखाने की हर कोशिश जो है सोचने लगी कि कैसे भी करके नीलम को नीचा दिखाया जाए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और नीलम का गर्भ 7 महीने का हो गया था। राजा के महल में गोद भराई की तैयारियां होने लगी। नीलम के मायके वालों को भी बुलाया गया। नीलम के रूप में भी निखार आ गया था। वैसे भी गर्भ अवस्था में स्त्रियों का रूप चरम पर रहता है। राजा सूर्य प्रताप सिंह को अब उसका साथ भाने लगा था।
वे अब ज्यादा से ज्यादा अपना समय नीलम के साथ गुजारते, उसकी नीली आंखों में घंटों देखते रहते। नीलम के प्रति उनके मन में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा था, पर वे अभी उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। वे खुद ही संकोच में रह रहे थे कि इतनी अवहेलना के बाद वे नीलम को यह सब कैसे कहेंगे और वह उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। पर नीलम इतना सुख पाकर स्वयं को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत स्त्री समझने लगी। अब उसे किसी चीज की इच्छा शेष नहीं थी। गोद भराई में 2 दिन बाकी थे। राजा सूर्य प्रताप सिंह अपने महल में आराम कर रहे थे। रानी चंद्रभागा ने पूरे साज श्रृंगार के साथ प्रवेश किया। वे आज राजा साहब को रिझाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होकर आई थी। सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं, अरे आइए चंद्रभागा, बहुत दिनों बाद। सूर्य प्रताप सिंह अपनी बात पूरी करते इससे पहले चंद्रभागा बोली, आप हमने हमें बुला दिया राजा साहब, इसलिए हमें ही आना पड़ा। राजा कहते हैं, आजकल थोड़ा व्यस्तता बढ़ गई है। चंद्रभागा अपनी लटों में हाथ घुमाते हुए अदा से कहती है, आप अपनी नीलम के साथ खुश हैं, यह देखकर हमें बहुत खुशी होती है। राजा का अब इस सौंदर्य से मोह भंग हो चुका था। वे चंद्रभागा पर ध्यान नहीं देते। वे कहते हैं, हाँ नीलम बहुत अच्छी है, मैं पहले उसे समझ नहीं पाया। चंद्रभागा को ऐसे लगा जैसे उसके शरीर में किसी ने सुइयां चुभो दी हो। अब उसे बेखबर राजा कहते जा रहे थे, अब मैंने उसे करीब से जाना है, वह बहुत अच्छी है। हमने उसे यह अभी तक नहीं बताया कि हम उसे पसंद करने लगे हैं, पर आज हम उसे यह बता देंगे। चंद्रभागा ने यह सुना तो वह बिना जवाब दिए ही राजा के महल से निकल गई। जब राजा ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह अपने आप से कहने लगे, अरे यह चंद्रभागा कहाँ चली गई, अभी तक तो यहीं थी। चंद्रभागा सीधे गुस्से से नीलम के महल में पहुंची और उसे देखकर कहने लगी, तुम समझती क्या हो अपने आप को। नीलम ने कहा, क्या हो गया दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो चंद्रभागा को कैसे कुछ भान ही नहीं था, उसके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। यह कहने लगी, क्या समझती हो अपने आप को, यह नाज नखरे दिखाकर राजा को रिझा लोगी। शकल देखिए अपनी दर्पण में, देखने लायक है क्या वो तो राजा साहब को उत्तराधिकारी चाहिए, इसलिए वह तुम्हारे पास आए थे। जो नीलम कहती है, दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं, और वह उसकी तरफ देखने लगती है। चंद्रभागा बड़े गुस्से में कहती है, क्या नहीं जानती तुम, पता नहीं कौन से ऐसा मुहूर्त था जिसमें तुम पैदा हुई और तुम्हारी कुंडली राजा साहब से मिल गई, नहीं तो क्या तुम राजमहल में आ पाती। नीलम कहती है, क्या कह रही हो। चंद्रभागा कहती है, नहीं तो क्या, कुंडली की वजह से ही तो राजा साहब की शादी तुम्हारे साथ हुई है। राजगुरु ने ही तो कहा था तुम राज्य को उत्तराधिकारी दोगी। अब उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो राजा साहब उसे ले जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास। रहना अकेली पहले की तरह, और जोर जोर से हंसते हुए वहां से जाने लगी। चंद्रभागा अपने महल में पहुंची तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह सोचती है, मुझे ये सब बातें नीलम से नहीं कहनी चाहिए थी, कल उससे जाकर माफी मांग लूंगी। पर नीलम पर तो जैसे वज्रपात टूट पड़ता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या इसी वजह से राजा साहब मेरे पास आते हैं और इस बच्चे के आने के बाद मुझे छोड़ देंगे। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वह राजा साहब के साथ के लिए तरसती थी, जब राजा ने उसके रंग को देखकर उससे मुंह मोड़ लिया था। कोई उसके महल में नहीं आता था, वह तड़पती रहती थी। यह सोच सोचकर उसे चंद्रभागा की सारी बातें सही लगने लगती हैं। वह सोचती है कि बस राजा साहब इसी संतान के लिए आ रहे हैं और मुझसे जो बातें की जाती हैं वह सब एक छलावा मात्र है। अब नीलम बहुत दुखी हो जाती है, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे उसने भी नीलम का साथ छोड़ दिया था। वह अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, इसे ले जाकर फिर मुझे अभागन की तरह छोड़ देंगे। नहीं, मैं अपनी संतान को उन्हें ले जाने नहीं दूंगी। सामने नीलम की अंतरात्मा कहती है, नीलम वो राजा है, तो उनके सामने कहाँ टिक पाएगी, तू कहाँ लेकर जा सकती है इसे, राजा इसे पाताल में भी ढूंढ लाएंगे। नीलम का स्वाभिमान जाग जाता है। वह कहती है, मुझे ऐसा जीवन मंजूर नहीं,
मैं राजा जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी का फिर कभी इस तरह फायदा नहीं उठा पाएंगे। वे इस संतान के लिए ये सब कर रहे हैं तो उन्हें मैं संतान ही नहीं दूंगी। यह सोचकर नीलम झरोखे के पास खड़ी हो जाती है। उधर राजा चंद्रहार लेकर नीलम के महल के ओर चल पड़ते हैं। वो सोचते हैं आज तो मैं अपने मन की बात नीलम से कह दूंगा। राजा द्वार पर पहुंचकर नीलम को देखते हैं जो झरोखे के पास खड़ी और आवाज लगाते हैं, नीलम नीलम। नीलम पलट कर राजा को घूर कर देखती है और कहती है, आप इन संतान के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, यह आपको कभी नहीं मिल पाएगी। आप संतानहीन रहोगे और संतानहीन ही रहोगे। और झरोखे से छलांग लगा देती है। राजा दौड़कर झरोखे तक आता है और पीछे देखते हैं खून से लथपथ नीलम की मृतदेह जो वहां पर पड़ी हुई थी। राजा नीलम नीलम कह के पुकारता है, लेकिन नीलम की तो जो प्राण निकल चुके होते हैं। राजा नीलम के पास दौड़कर आता है और जोर जोर से विलाप करने लगता है कि और कहता है कि ये नीलम तुमने क्या किया, मुझे कम से कम कुछ बोलने का तो मौका दिया होता। मैं तुमसे कितना प्रेम करने लगा हूँ। लेकिन अब राजा की सुनने वाला कौन था। राजा यह सोचता है कि नीलम ने अचानक यह कदम क्यों उठाया। उधर चंद्रभागा अपने किए पर पछता रही थी। उसको जैसे ही यह खबर मिलती है कि छोटी रानी ने झरोखे से छलांग लगा दी तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और वहां से दौड़कर छोटी रानी यानी नीलम के पास पहुंचती है और रो रो कर विलाप करने लगती है। कहती है कि छोटी रानी हमें माफ कर दीजिए, हमने तो सौतन डाह के कारण आपको खरी खोटी सुनाई थी। हम नहीं जानते थे कि इसका अंजाम जो इतना बुरा होगा। राजा चंद्रभागा की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो जो छोटी रानी झरोखे से कूद गई। तो चंद्रभागा अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहती है कि राजा साहब हमें माफ कर दीजिए, हम सौतन डाह से इतनी जलन महसूस कर रहे थे कि हम चाहते थे कि आप नीलम पर जो बिल्कुल ध्यान ना दें, आप हमारे रूप यौवन में ही फंसे रहें और उसको नहीं पसंद करें। लेकिन अब वो आपको वारिस देने वाली थी, हमने सोचा कि उसके चक्कर में तो अब आप हमें भूल ही जाओगे। राजा साहब कहते हैं कि चंद्रभागा ये तुमने क्या किया, मेरा वारिस तो गया ही, वारिस नहीं भी मिलता, लेकिन मुझे अब नीलम से सच्चा प्रेम हो गया था। ये तुमने क्या किया, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। नीलम जो रो रो कर क्षमा मांगने लगी। रानी माँ भी जो राजमाता थी वो खड़ी खड़ी जो एकदम जो बुत बन गई कि ये क्या हो गया। कितने अरमान उनके थे अपने उत्तराधिकारी को देखने के, सब सपने में ही रह गया, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। राजा निसंतान था, निसंतान रह गया। क्या राजा के भाग्य में संतान सुख नहीं था। इस कहानी से तो यही साबित हुआ कि राजा के भाग्य में कोई संतान सुख नहीं था, वो निसंतान था, निसंतान ही रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।